नेतृत्व को जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया, उसके बाद मेरी मात शक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और जो मेरे सीनियर थे, जितने शिक्षाविद हैं, पूरे क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे जो विजय के रूप में आज मुझे उन्होंने जो जीत दी, उनका वो आशीर्वाद मुझे मिला। और ये जीत एक विकास की जीत भी है। हमने अपने कार्य में जो मेरा कार्यकाल रहा, जबकि विषम परिस्थितियाँ थी, कोरोना काल था, कोरोना काल में हमने पूरे संगठन खड़े होकर बिल्कुल रोड पर आके काम किया। उसके बाद जितनी भी विषम परिस्थितियाँ, उसके बाद हमने काम किया, विकास किया। तो ये विकास की जीत है, मेरे क्षेत्र की जनता की जीत है, मेरी मातृ शक्ति की जीत है, मेरे युवा साथियों की जीत है, मेरे सीनियर, मेरे बुजुर्ग, उनकी जीत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मानव संग्रहालय सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हैं और जिस तरह से सीएस मुख्य सचिव की यहाँ पर बात किया, अनुराग जैन में तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी का दौरा 24 और 25 फरवरी को देखने को मिलेगा इन्वेस्टर समिट को लेकर, जिस तरह से और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद। सर, पूरी तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन है, स्वाभाविक रूप से उतनी तैयारी होना चाहिए। मुझे संतोष है इस बात का। सर, एक बड़ी उपलब्धि है, पीएम मोदी भोपाल आएंगे और दुनिया भर के इन्वेस्टर जो है भोपाल आएंगे, तो प्रदेश सरकार के लिए मुझे इस बात का संतोष है कि भोपाल का स्थान का चयन हमने जो किया है, ये उस गरिमा के हिसाब से होगा। और ख़ास करके ये मानव संग्रहालय का स्थान तो अद्भुत है, जो हमारी लाखों साल, हजारों साल पुरानी संस्कृति को विश्व के सामने लाएगा। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, सबके साथ हमारे जिला अध्यक्ष के साथ, चूँकि इतना बड़ा आयोजन होगा तो सबको मिलकर के इस आयोजन का एक तरह से आयोजक भी बनाना पड़ेगा, सबको विश्वास में लेना पड़ेगा और भोपाल और प्रदेश की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम होगा। ये था हमारे साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो भोपाल के मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जो है निरीक्षण करने पहुंचे। तमाम जो अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और जिस तरह तैयारियों का जो है जायजा सीएम लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ शुएब खान, IN24 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करें खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले में भाजपा ने चारों नगर निकाय की सीटों पर जीत दर्ज की है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की बदौलत ही चंपावत जिले में पहली बार चारों नगर निकाय सीटें भाजपा की झोली में आई है। चंपावत जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर सभी ने एक दूसरे को, साथ ही चंपावत जिले की जनता को धन्यवाद दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री की विधानसभा और जिला होने की वजह से चंपावत जिला प्रदेश में सबसे हॉट बना हुआ था, जहां चंपावत से भाजपा की प्रेमा पांडे, लोहाघाट से गोविंद वर्मा, टनकपुर से विपिन कुमार और बनबसा से रेखा देवी ने जीत दर्ज की है। भाजपा का अच्छा प्रदर्शन हुआ है और मैं आपको पहले भी लगातार कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों को उत्थान करने वाली पार्टी है, पुष्कर भाई धामी जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में निकायों को जीतेंगे। और अभी शुरुआत लोहाघाट और चंपावत से हुई है, टनकपुर और बनबसा भी अब जीत की ओर अग्रसर है। स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वादा करती है, जो भी मूलभूत समस्याएं नगर निकायों की होंगी पूरे जिले में, वो आदरणीय धामी जी पहले से भी इन सब का निवारण कर रहे थे और त्वरित गति से हम तीसरे इंजन के तौर पर नगर निकाय हमारे काम करके और विकास की गंगा बहाने का काम करें।
नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने चुनाव में विजय हुए सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेशवासियों ने भारी मत देकर निकाय चुनाव में भाजपा की सरकार बनाई है। सरकार ने जो संकल्प लिए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। विकास के मॉडल को धरातल पर उतारा जाएगा। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। निकाय में भाजपा की सरकार बनाई है और निगमों में लगभग सभी निगमों में भाजपा को चुना है और अब हमने जो संकल्प लिए हैं हम उन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने विकास का मॉडल रखा है उसको हम धरातल पर उतारेंगे और जो प्रतिनिधि लोग जीते हैं मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग के लोगों को भी बधाई देता हूं। इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी भाग लिया है, अपना योगदान दिया है, हमारे कार्मिक हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी विभागों के और सुरक्षा बलों के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और अब हम और तेजी से विकास को आगे बढ़ाएंगे। हल्द्वानी में भाजपा की मेयर पद प्रत्याशी गजराज विश्व ने 3039 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को हराया है। भाजपा प्रत्याशी ने जीत के बाद कहा कि मेरी जीत नहीं, सनातन की जीत है। हल्द्वानी के 2 लाख हिंदुओं की जीत है। जिस प्रकार से हिंदू की एकता सामने आई है, इससे साफ होता है कि हल्द्वानी में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और अब मेरे द्वारा भी लगातार विकास किया जाएगा। चरण स्पर्श है, प्रणाम है। उन 2,10,000 हिंदुओं को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है उनको। देश के 76वें गणतंत्र दिवस को सीमांत जनपद उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय के साथ नगर पालिका, तहसील और सभी सरकारी कार्यालयों पर वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने ध्वजारोहण कर सभी जनपदवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, एनसीसी, होमगार्ड के जवानों ने भव्य परेड निकालकर तिरंगे को सलामी दी। पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये दिवस जो है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान का तो अडॉप्शन हुआ ही था, पर ये एक दिन याद करने का है उन शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश की सीमाओं की रक्षा के खातिर। मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन में भी गणतंत्र दिवस के सम्मान में जो है यहाँ पर परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जिलाधिकारी महोदय थे। यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है परेड की गई, जिसमें आईटीबीपी के जवान भी सम्मिलित हुए थे, आर्मी का बैंड था। इसके अतिरिक्त स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया गया और भव्य रूप से हमने 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन यहाँ पर किया है। लेके जो यहाँ पे आज पुलिस लाइन में आज गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें कई कर्मियों से हमें सलामी ली गई और हमारे जो बालिकाओं के द्वारा कई मंच और कई गीत गाने गाए गए देश के प्रति। और मुझे तो ये है कि हमें इस गणतंत्र दिवस के आज हमारे बहुत ही बड़ा उल्लास और हमारी खुशी का दिन। खटीमा में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर, तहसील, कोतवाली और सभी सरकारी कार्यालयों पर वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। आपको बता दें कि धूमधाम से दौरान गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। तो देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खटीमा में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो बता दें कि सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर
नगर तहसील कोतवाली और सभी सरकारी कार्यालयों पर वरिष्ठ विभाग अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली। साथ ही विद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। तहसील परिसर में ध्वजारोहण के बाद उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और प्रदेश के विकास की कामना की। बहुत बधाइयाँ। और सभी मेरा पुलिसकर्मी से निवेदन है कि अच्छे से अच्छे कार्य करें, जिससे कि समाज में पुलिस की प्रतिष्ठा बने और विश्वास बना रहे, और अच्छे कार्य करने वालों को हमेशा से पुरस्कृत किया जाता रहेगा। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है और ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है और इसको पुलिस परिवार द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि हमारे संविधान में जो हमको कर्तव्य और हमको मूल अधिकार दिए गए हैं उनका पालन करें एवं संविधान का पालन करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग करें। 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। खटीमा वासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, इसी दिन 1950 में हमारा जो गणतंत्र है वो लागू हुआ था। मैं सभी लोग देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और खटीमा वासियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा या आग्रह करना चाहूँगा कि वे संविधान की मर्यादा को पालन करें, अपने कर्तव्य को जानें और अपने राइट्स को भी जानें। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं और जैसा कि आज हमने यहाँ पर झंडारोहण किया और सारे कामना की कि सारे प्रदेश में सुख और शांति बनी रहे। गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम और भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह ने रेतिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में पुलिस बल, यातायात पुलिस, डॉग स्क्वाड एवं जिला प्रशासन के अन्य विभागों की झांकियों द्वारा मंच से गुजरते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। वहीं स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सभी संविधान का अक्षर से पालन करें और उसकी जो वैल्यूज़ है उनको इनकलकेट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। उसी के साथ आज आपने देखा है कि काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं यहाँ पे और झांकियाँ भी थी, सभी थी, हर्षोल्लास का माहौल है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी और पुलिस लाइन में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमने जनपद वासियों का, सभी का आह्वान किया है कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके हमारे जनपद के विकास में अपना योगदान करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर देहरादून में सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग। नव निर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस परेड में सूचना विभाग की झांकी प्रथम 38 विरासती खेलों की झलक ने बटोरा ध्यान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग को किया सम्मानित। देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। झांकी में दिखी देवभूमि की संस्कृति, जवानों ने दिखाया कर्तव्य। निकाय चुनाव में मेयर पद पर श्रीनगर छोड़ बाकी सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत। देहरादून भाजपा कार्यालय में नव निर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित। सीएम धामी ने सभी को दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है और सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया है। खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर के पास की घटना बताई जा रही है।
मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तो आरोपी की तलाश जारी है। गोलीबारी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर के पास ये गोलीबारी की घटना हुई है। तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि गोलीबारी किन कारणों के चलते हुई है, कारण पता नहीं चल पाए हैं। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अंकित जुड़ गए। अंकित, विधायक के दफ्तर के पास गोलीबारी हुई है, किन कारणों के चलते गोलीबारी हुई है और क्या कुछ खबर सामने आ रही फिलहाल? नमस्कार। अभी हम आपको बता दें, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले पूर्व विधायक खानपुर की तरफ से जो वर्तमान में जो विधायक है उमेश कुमार जी के कार्यालय पर गोलीबारी की गई है। और जैसी हालांकि यहाँ पर किसी तरीके का जानमाल का हादसा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भीड़, शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। और जानकारी, हेलो जी सुन पा रहा हूँ आपको। जानकारी ये मिल रही है कि अभी उमेश कुमार विधायक जी अपने कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सीओ साहब, रुकी सीओ और एसपी बिहार जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी, विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई इस पूरे मामले को लेकर? क्या कौन लोग थे या किसी प्रकार का कोई संदेह जता है विधायक ने? जी, अभी विधायक जी से अभी पूरी तरीके से बात तो अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी काफी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर जो पूर्व विधायक खानपुर के कुंवर परिणाम सिंह चैंपियन भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोलियां चली गई हैं। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून में सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर उनके साथ देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित किया गया। सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी राष्ट्र प्रेमी महानुभावों का अपनी ओर से सभी को गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गायन के माध्यम से जन जन के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के शाखा के सभी लोग अपना योगदान देते हैं। और अभी मुकेश जी कह रहे थे कि मैं पिछले वर्ष आया था, मैं हर वर्ष आता हूं इसमें। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भारत विकास परिषद के आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का एकल गायन भी अपने आप में एक अलग ही आनंद प्रदान करता है, परंतु जब ये सामूहिक रूप से किया जाए तो हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना और ज्वाला और तीव्रता से धधकने लगती है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में हम सब के सामने बताया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से आज जन जन तक पहुंचा है। उस समय ही लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी। भाइयों बहनों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान भी इन सभी अनेकताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर देश के नागरिकों को राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो जागृत करता है। उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। प्रदेश में इस दिन समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने जो वादा प्रदेश की जनता से किया था उससे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों में संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा करें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणाम आने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बता दें कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हुए, जिसको लेकर जारी सियासत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है कि इस बार बेचारी ईवीएम बच गई। पूर्व में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीत दर्ज करती है या करती थी, वहां पर विपक्ष ने हमेशा ईवीएम को दोष ठहराया है। लेकिन इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुए और विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। जो है हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो चुनाव में उनके अनुकूल परिणाम ना आने पर हमेशा एक बात करते थे, ईवीएम का ठीकरा जो है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है क्योंकि बैलेट पर चुनाव। देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। सीएम ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मौजूद सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को संविधान की शपथ भी दिलाई। पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव परिणाम आने के साथ ही उत्तराखंड की 11 नगर निगम में से 10 पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। इस मौके पर राजधानी देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित मेयर प्रत्याशियों पार्षदों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये जीत पार्टी की जीत नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता की जीत है। उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से छोटी सरकार का गठन किया है। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित मेयर को बधाई देता हूं। वहीं राजधानी देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि राजधानी देहरादून की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे विजय बनाया है। आगामी दिनों में बोर्ड गठन के साथ ही राजधानी देहरादून के विकास कार्यों को गति देने का काम किया जाएगा। बहुत बड़ी जीत दी है जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कामों पे विश्वास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्य उन पे विश्वास किया है। हमारे जो विधायकगण हैं लगातार जनता के बीच में रहते हैं उन और विकास कार्य करते रहते हैं। उन सब का परिणाम है हमारा संगठन बहुत मजबूत है पूरे 100 के 100 वार्डों में। तो सबने मिलकर जो कार्य किया है और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। परंतु जितनी बड़ी मोहर लगाई है उतनी बड़ी मैं इसको जिम्मेदारी भी मानता हूँ कि उतनी अपेक्षाएं हैं। और निश्चित तौर पर जो हमने एक संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया था इसी प्रदेश कार्यालय से, वो मेरे मार्गदर्शक के तौर पे वो रहेगा। और मैं तो जब वहाँ पहुँचा तो तभी मुझे पता लगा कि राकेश जी ने भी यहाँ अच्छा संगठन का वो कर रखा है पूरा। सब लोग इनकी बड़ी चर्चा प्रशंसा वहाँ कर रहे थे और सच में हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े अद्भुत तरीके से बड़ा परिश्रम किया सब। और नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है, उसके लिए मैं प्रदेश के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, चुनाव के काम में अपना समन्वय करने वाले
और प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया और ऐतिहासिक विजय हमको प्राप्त हुई, उसके लिए सबका धन्यवाद देते हुए आप सभी को इस विजय की भी बहुत बधाई। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। ये आज 76वां गणतंत्र दिवस और एक सरकारी स्कूल के अंदर जितने प्रकार की कल्पनाशीलता के आधार पर जो हो सकता है, मैं आज वो सब देख करके अत्यंत प्रसन्न भी हूँ और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। आप सबका अभिनंदन करना। कोई नहीं आएगा इधर। कई जन्मों के सुनने के बाद ये मानव शरीर दिया है और ऐसे में इस मानव शरीर के बलबूते पर हम अपने जीवन में भी वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और ये परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से कई सारे रहस्यों को हमारे बीच न केवल विद्यमान किया है, बल्कि ज्ञान के बलबूते पर उन रहस्यों से भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और वर्तमान के युग में उसका आपने सबके लिए सदुपयोग के माध्यम से अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से क्योंकि ये प्रयोग इतना अच्छा है, आज मैं यहाँ मुख्यमंत्री के नाते आपके बीच में खड़ा जरूर हूँ, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आप भी खड़े हो सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। यह हमारा सबका लोकतंत्र का प्रतिसाद है, लोकतंत्र का भरोसा है, लोकतंत्र का विश्वास है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब स्मरण करें। मैं भी आपके जैसे सरकारी स्कूल से पढ़ करके निकला हूँ। हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ के निकलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे भविष्य के रास्ते केवल नेतागिरी तक जाते हैं, राजनेता की तरफ जाते हैं। हम सभी प्रकार के क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के अवसर हर स्कूल में पाते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबकी बड़ी संभावनाओं को लेकर भी शुभकामना। आपके साथ भोजन करके आनंद आएगा, साथ में सह भोजन का जो मजा है वाकई वो अद्भुत रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
IND24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर, तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी भी छिपाए नहीं छिप रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी के मुंह से ही धार में कुछ ऐसा निकल गया जो ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस एक और जीतू पटवारी के बयान पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी नेताओं को अपना घर झांकने की नसीहत भी दे रही है। और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 27 फरवरी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ा जलसा करने जा रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कहा गया है ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। कांग्रेस की गुटबाजी भी छिपाई नहीं छिप रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी के मुंह से ही धार में कुछ ऐसा निकल गया जो ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। धार के धर्मपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच पटवारी ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस में कैंसर की तरह है, जिसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये कांग्रेस को खत्म कर देगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के गृह क्षेत्र में दिए गए जीतू पटवारी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की कलह पर मुहर बताया है। दिल की बात जुमा पर आ ही जाती है और हकीकत बयां हो ही जाती है। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया और उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हो गया। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अपने अपने कबीलों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लोग उनकी गुटबाजी को कैसा बोले उनको विचार करना है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी है और भयंकर गुटबाजी है, नीचे तक गुटबाजी। गांव भी, पंचायत भी बटी हुई है उनकी। किसकी कांग्रेस? इस व्यक्ति की कांग्रेस, इस व्यक्ति की कांग्रेस। और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी ने सही कहा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। गिरोहों में बटी कांग्रेस, गुटों में बटी कांग्रेस, समूहों में बटी कांग्रेस, और उसके बारे में सच्चाई बयान की है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने। और जिस रोग का नाम लिया है कि कैंसर है गुटबाजी का, तो मुझे लगता है कि कैंसर की अगली परिणति, अंतिम परिणति क्या होती है, ये भी उनको मालूम है। उधर कांग्रेस एक और जीतू पटवारी के बयान पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी नेताओं को अपना घर झांकने की नसीहत भी दे रही है। कांग्रेस के पास बीमारी है तो कांग्रेस के पास वैक्सीन भी है, दवाई भी है। भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब किताब देखे, जहां पर उसके पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, अगले मंत्री, पिछले मंत्री सब सड़कों पे लड़ रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह जी का और गोविंद सिंह का युद्ध जो है लोगों को, जनता को नहीं दिख रहा प्रदेश की? क्या जो है ये नरेंद्र शिवाजी पटेल का भाषण लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा कि वो कह रहा है कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं? क्या जो है रीति पाठक के भाषण सार्वजनिक डोमेन में नहीं है कि वो पूछ रही है भ्रष्टाचारियों से और उप मुख्यमंत्री से कि 7 करोड़ कहाँ गए सीधी में जो आए थे? 6 महीने हो गए, उसमें जो है अपने पूरे जिलाध्यक्ष तो चुन नहीं पाए। कांग्रेस को शिक्षा देंगे, कांग्रेस खराब है, तुम बहुत अच्छे हो आपस में जो है सर फुटबॉल कर रहे हो। कांग्रेस और गुटबाजी एक दूसरे का पर्याय कहे जाते हैं, लेकिन जब पार्टी का मुखिया ही सार्वजनिक मंच से इसे स्वीकार करे, इसकी तुलना कैंसर से करे, तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल उठाने वाली बीजेपी भी इस बीमारी से बची नहीं है। इसके एक नहीं अनेक नमूने हाल ही में सामने आए हैं। अब देखना ये है कि गुटबाजी का कैंसर किसे खत्म करता है और कौन इसे खत्म करने की वैक्सीन ढूंढ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में संविधान को लेकर सियासी संग्राम मचा है। 27 जनवरी को महू में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है, तो इसके जवाब में बीजेपी अपने बड़े नेताओं की सभाएं करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए दोनों पार्टियां अपने को बाबा साहब की हितैषी बताने में जुटी हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरा चुनावी नजर आ रहा है। वजह है कांग्रेस अगले 1 साल तक का कार्यक्रम लेकर गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचने जा रही है। संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को कांग्रेस ने देश भर में बड़ा मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस इसी के सहारे अपने परंपरागत 16% दलित वोटों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई। महू में बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस 27 जनवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली करेगी।
इस बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत तमाम बड़े नेता प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। 27 जनवरी से कांग्रेस अगले 1 साल तक संविधान बचाओ रैली करने जा रही है। इस रैली के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक सीनियर नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ और ग्राम पंचायत स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करेंगे। हम कांग्रेस को निचले स्तर तक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं। हम मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वैचारिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे करें हमारे वर्कर को, इसके लिए महू से शुरुआत हो रही है। जो कांग्रेस का विचार है, जो नीति है, जो सोच है, वो उस सोच को आम जनता को जोड़ने के लिए पूरे साल पूरी यात्राएं चलाना चाहते हैं। 2025 संगठन संघर्ष पर्व, और एक एक विधानसभा को एक एक बड़ा नेता ऊपर से नीचे तक सब एक विधानसभा के प्रभारी, पालक प्रभारी बना रहे हैं। यही लड़ाई चल रही है संविधान की रक्षा की, नियम कानून कायदे की सुरक्षा की। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी भी संविधान गौरव दिवस मनाने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ नितिन गडकरी और विनोद तावड़े सहित 7 बड़े नेताओं की अलग अलग जगह सभाएं और रैलियां होंगी। बीजेपी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जितना जोर लगा ले उसके आडंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया और संविधान का माखौल उड़ाया। हर कोई जानता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ सदैव अपमान किया, उन्हें ना स्थान दिया ना सम्मान दिया। और आज जीतू पटवारी जब कहते हैं कि बाबा साहब के खिलाफ अपमान का वो शुरुआत कर रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश में शायद एक नया अभियान होगा। बाकी इस देश में कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब को अपमानित ही किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 दशक से भी अधिक समय से सत्ता से बाहर है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कभी उसका थोक वोट बैंक रहा दलित और आदिवासी वर्ग छटक गया। 2018 में कांग्रेस बीच में सत्ता में इसलिए आई क्योंकि उसे आदिवासी मतदाताओं का साथ मिला। कांग्रेस सत्ता खोने के बाद ही जातिगत समीकरण सेट कर सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है। मध्य प्रदेश के कुल वोटों में 16% से लगभग अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। खासकर विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल में इनका खासा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में संविधान पर खतरा बताकर कांग्रेस ने पूरे देश में इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। अब उसे लगता है कि अमित शाह के बयान को अम्बेडकर विरोधी बताकर वे इस वर्ग को साध सकती है। शायद यही वजह है कि बाबा साहेब के अपमान और संविधान की रक्षा के नाम पर वो अगले 1 साल तक जनता के बीच होगी। अब जनता कांग्रेस को इसका कितना रिस्पॉन्स देती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सनातनी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के 17 पवित्र शहरों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगेगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं कांग्रेस इस फैसले के अमल पर संदेह जता रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश के 17 पवित्र शहरों में शराबबंदी कर दी गई है। यहाँ शराब पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब दुकानें बंद होगी। जिन शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया है उनमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। उज्जैन नगर निगम, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, मैहर नगर पालिका, ओमकारेश्वर नगर परिषद, महेश्वर नगर परिषद, मंडलेश्वर नगर परिषद, ओरछा नगर परिषद, चित्रकूट नगर परिषद, अमरकंटक नगर परिषद, सलकनपुर, बरमान, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर ग्राम पंचायत, मां नर्मदा के दोनों तटों का 5 किलोमीटर क्षेत्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के बाद खुद इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि साधु संतों, सनातनी समाज की भावना पर यह फैसला लिया गया है और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े, उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री के इस फैसले की प्रदेश भर में तारीफ हो रही है। ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने पूर्ण शराबबंदी में। पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वागत करता हूं। उनका जो ये निर्णय है तीर्थ नगरों से शराबबंदी का स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद उन्हें अर्पित करता हूं। माननीय मोहन यादव जी की जितनी भी तारीफ करें और जितना हृदय से धन्यवाद दें वो कम है। आज हमारे पास शब्द नहीं है। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि शराब नशे को बंद किया गया है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। कैबिनेट बैठक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित की गई। मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर अहिल्या माता की मूर्ति रखी। बैठक स्थल को देवी अहिल्याबाई के दरबार की तरह सजाया गया। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहिल्या घाट पर मंत्रियों के साथ नर्मदा पूजन किया। विपक्ष इसे सरकारी धन की बर्बादी करार दे रहा है। इसके साथ ही पवित्र शहरों में पूर्ण शराबबंदी के अमल पर भी संदेह कर रहा है। शाही खर्च दिखाने के लिए अपने आप को राजा महाराजाओं की तरह देखिए किस तरह का वहाँ पर सेट बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा राजा महाराजाओं का विवाह समारोह हो रहा है, शादी समारोह हो रहा है या कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। ये तो फिजूल खर्ची है। निर्णय तो निर्णय ही होते हैं, यहाँ के निर्णय भी उतने होंगे, बाकी भी होंगे, लेकिन निर्णय जो लिए जाते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई बार फैसले हुए हैं कि नर्मदा किनारे 1.5 मील तक वहाँ पे कोई शराब की दुकान नहीं होगी, ये नहीं होगा। क्या हो रहा है? सब जगह मिल रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला सनातनी फैसला नहीं है। शपथ लेते ही उन्होंने खुले में मांस अंडा की बिक्री पर रोक लगाई। गौ तस्करी रोकने कड़े प्रावधान किए। गौशालाओं की सरकारी मदद बढ़ाई। गौ संरक्षण के लिए दुग्ध उत्पादन पर अनुदान का फैसला लिया। राम वन गमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथे की योजना तैयार की। गीता रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया। संघ विचारकों की किताबें पुस्तकालयों में शामिल की। सरकारी अनुदान वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई। इन फैसलों की वजह से उनका नाम योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर लिया जाने लगा। तय है भविष्य में दूसरे चुनावी मुद्दों के साथ उनका सनातनी चेहरा भी बीजेपी की ओर से होगा। देखना ये है कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सियासत में चल रही जुबानी जंग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक पहुंच गई है। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के आरोप पर भाजपा को घेर रही है, तो भाजपा ने नहले पर दहला जड़ते हुए कांग्रेस पर महात्मा गांधी के परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सीधे नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बापू के खानदान को मिटाने का काम कांग्रेस ने किया है। उधर कांग्रेस मुख्यमंत्री के बयान की निंदा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सियासत में चल रही जुबानी जंग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक पहुंच गई है। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के आरोप पर भाजपा को घेर रही है, तो भाजपा ने नहले पर दहला जड़ते हुए कांग्रेस पर महात्मा गांधी के परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सीधे नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बापू के खानदान को मिटाने का काम कांग्रेस ने किया है। आज नकली गांधी परिवार असली गांधी बन रहा है। इन लोगों ने शादी होने के बाद भी सरनेम तक नहीं बदले। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में गांधी के साथ ही मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबको भुला दिया। सीएम मोहन ने राहुल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। महात्मा गांधी जी के पूरे खानदान के अगर नाम मिटाने में कोई किसी का योगदान है तो कांग्रेस का योगदान है। खुद के खानदान को आगे बढ़ा करके नकली गांधी असली गांधी को मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, ये उनकी याद दिला रहा है। हमारे यहाँ तो अपने धर्म में बहन बेटी शादी करके चली जाए तो सरनेम तो बदलती कि नहीं बदलती, लेकिन उस गांधी सरनेम से वोट मिलता है तो इस खानदान में चले जाए या उस खानदान में वो सरनेम मत बदलना भैया। कांग्रेस के आजादी के साथ जैसे ही सत्ता पकड़ी नेहरू जी ने तो सबका नाम मिटाने का अभियान चलाया। कुछ को अपने उस समान समय में जिससे उनकी दुश्मनी थी सबके साथ हिसाब चूकता करते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चुने हुए नेता बने जब जनता और सारे लोगों ने मिलकर के उनको एकमात्र नेता इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया।
लेकिन काल के प्रवाह में अंदर की राजनीति के बलबूते पे उनको भी इस्तीफा दे के जाना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है। कोई कारण से किसी पार्टी के बड़े नेता हार जाते तो कोई उपचुनाव होकर के उसी का पार्टी का एक प्रत्याशी जो जीता हुआ रहता है वो छोड़ता सीट और अपने नेता को जगह देता है। अभी भाई ने अपनी बहन की सीट का हिसाब किताब करा के नहीं करा, इतने डर गए थे। दोनों एक साथ नहीं लड़े, मैं अकेला लड़के देख लूं और यहाँ जगह कम पड़ी तो केरल चलेगा। लोग कह रहे केरल के आगे भी जाता हो तो समुद्र आ गया, क्या करें वहाँ तक। 27 फरवरी को महू में होने जा रही कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के पहले मुख्यमंत्री ने फिर कांग्रेस पर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, भाजपा बाबा साहब के सिद्धांत पर बनाई गई है। 4 पीढ़ी तक इनने अपनी बाबा साहब से दुश्मनी भूलेंगे, लंबे समय तक सरकार में रहे, जीते जी बाबा साहब के समता के सिद्धांत के बलबूते पर उनकी योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, उनके भावनाओं का सम्मान नहीं करते हुए ये धारा 370 का कलंक अपनाया। हमारी पार्टी ने प्रारंभ से अंबेडकर जी के इस भाव का सम्मान किया है। उधर कांग्रेस मुख्यमंत्री के बयान की निंदा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। देश के लिए गांधी नेहरू परिवार के बराबर कुर्बानी किसी ने नहीं दी है। कांग्रेस यह भी तंज कस रही है कि जिनके पास अपना कोई इतिहास नहीं होता वही दूसरों के इतिहास की चर्चा करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गरिमापूर्ण पद है, उन्हें कम से कम इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि लोगों को उनके प्रति सम्मान के भाव बने रहे। गांधी नेहरू परिवार की जो बात करते हैं, देश के अंदर से कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार के 3 व्यक्ति शहीद हुए हों। इतना बड़ा परिवार रहा है, इनके पास है क्या? सारा फर्जीवाड़ा। एक भी आदमी इनके पास में ना देश की आजादी के में है, न कोई फ्रीडम फाइटर्स है, न कुछ है। उधार के नेताओं को नाम लेके कर देते हैं, उधार के लोगों को ले जाते हैं। जब कभी महात्मा गांधी को छीनने की कोशिश करते हैं, बाबू अम्बेडकर जीते, सरदार वल्लभ भाई जितनी बात करते हैं, और इनके पास तो ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना ही मतलब होता है। कौन कौन है आप भी समझ सकते हो, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वो बीजेपी को दलित विरोधी करार देने की कोशिश में लगी है, लेकिन भाजपा भी अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्ते का इतिहास बताकर पलटवार कर रही है। इस जुबानी जंग में अंबेडकर के बाद गांधी भी आ गए हैं। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय नायकों की विरासत के वारिस आने पर छिड़ी इस जंग में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को गति देने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। अलग अलग राज्यों में चल रहे इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से बड़े उद्योगों के साथ MOU किया जा रहा है। इससे बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में निवेश कर सकेंगे, वही छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम से सरकार के निवेश का प्रयास विपक्ष को रास नहीं आ रहा है और जिसे लेकर सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। विष्णुदेव सरकार प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ गई है। प्रदेश में उद्योग धंधों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री देश भर के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग लाने का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई में निवेशकों से चर्चा करने गए। मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से मुलाकात कर कृषि, फार्मास्यूटिकल, हर्बल, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर से उद्योग लगाने का न्योता दिया। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लॉन्च की है और आज हम यहाँ पर हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ पर एक इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम आई है। मुंबई उद्योग जगत के और बाहर के भी बहुत से उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं इस कनेक्ट में, और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट से जिस तरह से उत्साह उद्योगपतियों में दिखा, मुझे पूरा विश्वास है। और हमारा छत्तीसगढ़ उद्योग के लिए जो वहाँ पर अनुकूल वातावरण है, सभी वहाँ पर रॉ मटेरियल है, बिजली है, पानी है।
सरकार छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश की कोशिशों में लगी है, लेकिन विपक्ष सरकार के इन प्रयासों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि निवेश आना चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर नहीं। वहीं विपक्ष के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर उद्योगों के अनुकूल माहौल होगा तो निवेशक खुद आएंगे, इसके लिए किसी कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि 15 साल की भाजपा सरकार में कितने उद्योग छत्तीसगढ़ आए हैं। जितना छत्तीसगढ़ के लेके आए, कागज में नहीं, वास्तविक तौर पे उसका स्वागत रहेगा। ये अपना अपना सोच है, उनको ऐसा दिखाई देता होगा, लेकिन जिनको उद्योग लगाना है, इन्वेस्टर्स मीट हो या ना हो तो उद्योग लगाएगा ही, आएंगे उद्योग लगाने वाले सब जगह जाते हैं, हर राज्यों में जाते हैं। पिछले 15 सालों में जब उनकी सरकार थी, इतने एमओयू हुए, कितनी इंडस्ट्री आई, इसको देखने से पता लग जाता है कि कितनी सफलता उनको मिली है। सरकार का दावा है कि नए उद्योग की स्थापना से रोजगार के अवसर बनेंगे, वहीं अर्थव्यवस्था को भी खासा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को रॉ मटेरियल भी आसानी से उपलब्ध रहेंगे और नई उद्योग नीति के तहत सब्सिडी और जमीन में फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से सरकार इन अवसरों का लाभ उठाने के पूरे प्रयास कर रही है। देखना यह है कि सरकार के प्रयास कितने फलीभूत होंगे। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। ईवीएम चुनाव में पारदर्शिता, जीत के दावे सहित टिकट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। भाजपा और कांग्रेस अपने तैयारियों में मशगूल हैं। दोनों दलों ने अपने जीत के दावे हैं, मगर एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र ने भी सियासी गलियारों की हलचल बढ़ा दी है और ऐसे में नेताओं के तीखे वार एक दूसरे पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत को निकाय चुनाव का रंग चढ़ चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दोनों दलों ने चुनावी जमावट शुरू कर दी है और इसके साथ ही वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चला है। इसी चुनावी गहमागहमी में शुक्रवार को बीजेपी में दिन भर मैराथन बैठकें चली। कोर कमेटी संभागीय समितियों की बैठक में रणनीति बनी, तो वहीं स्टेट इलेक्शन कमेटी ने भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। बीजेपी जल्दी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नगरीय चुनाव की तैयारियों के लिए लगातार पूरे प्रदेश में जिले के स्तर पर, मंडल के स्तर पर प्रक्रिया पूरी होकर संभाग के स्तर पर बैठकों में विचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विधानसभा चुनाव में पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर बाजी मारी थी, वैसे ही नगरीय चुनाव में भी प्रत्याशियों की घोषणा हम जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी कर देगी और हम जीत कर आएंगे सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में। कुछ नाम यहाँ से तय हो जाएंगे, कुछ नामों का पैनल जो बना हुआ है उसकी चर्चा भी होगी और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र उसके घोषित होने की संभावना है। कांग्रेस वाले केवल नौटंकी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये बीजेपी का कोई निर्णय नहीं है, बीजेपी का कोई फैसला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके तहत चुनाव हो रही है और वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए लागू है। बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है तो कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखकर 4 सवाल किए हैं। भूपेश के 4 सवाल: ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग क्यों नहीं? एक ईवीएम पर 2 मत का प्रयोग क्यों? क्या मशीनों के प्रोग्रामिंग की जानकारी देगा निर्वाचन आयोग? अलग अलग तारीख पर नतीजों का ऐलान क्यों? इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ईवीएम पर कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इस सरकार में न पारदर्शिता है और न विश्वास है और न भरोसा है। कांग्रेस जानकारों की टीम बनाकर चुनाव आयोग से इसकी चर्चा करेगी। वहीं कांग्रेस के सवाल उठाने पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाते उठाते विक्षिप्त हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखे हैं, हम लोग भी चिट्ठी लिखे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चिट्ठी लिखा है कि ईवीएम पे कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है। इस समय तो वीवीपैट भी नहीं है और शायद कि एक ही ईवीएम में ही सर 2 वोट डालने का है शायद। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हम लोगों ने चर्चा अभी कर रहे हैं कि एक जानकारों का टीम बना के हम चुनाव आयोग से चर्चा करने के लिए भेजेंगे और ताकि चुनाव आयोग से चर्चा कर ले। देखिए, पारदर्शिता और विश्वास और भरोसा सबसे बड़ा चीज़ है, लेकिन इस सरकार में ना पारदर्शिता है, ना विश्वास है, ना भरोसा है। इसलिए पहले तो कभी बैलेट पेपर में बोलते हैं, तो कभी ईवीएम में बोल रहे हैं, तो खुद तो उनको भरोसा नहीं है। ईवीएम का सवाल उठाते उठाते ये लोग न जाने कहाँ पहुँच गए।
इसके बावजूद जो है अभी वही राग अलाप रहे। मैं समझता हूं कि 5 साल में ये सब कांग्रेस के बड़े नेता विक्षिप्त हो जाएंगे, इस तरह का राग अलापते अलापते। लोकतंत्र है और इस तरह का मैं समझता हूं कि कोई भी सिस्टम अच्छा जब सिस्टम आता है उस सिस्टम को लेकर किस तरह से टिकट टिप्पणी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही। भाजपा में बैठकों का दौर देखने मिल रहा है और किसी भी समय सूची जारी कर सकती है। वही कांग्रेस भी अपनी इलेक्शन कमेटी के बैठक के बाद सूची जारी करने की तैयारी में है। वही ईवीएम और चुनाव पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। देखना यह है कि चुनावी तैयारी में कौन बाजी मारता है और अभी से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही कांग्रेस चुनाव के नतीजों पर कैसे भरोसा करती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।